तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टरबाइन के लिए देखा SFE इक्वेशन, isn't it? उसके बाद एयर कंप्रेशर के लिए देखा और उसके बाद हमने देखा हीट एक्सचेंजर के लिए, isn't it? उसके बाद अभी देखना है नोजल और डिफ्यूजर के लिए एप्लीकेशन टू दी application of SFE to the nozzle and diffuser, isn't it? So nozzle basically क्या है, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा. तो nozzle is a kind of device which increases the velocity of a liquid at the output. Okay, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो सपोज v1 एंटर हो रही है, तो आपकी जो आउटपुट वेलोसिटी होगी वो v2 हो रही है सपोज, तो वो v2 जो है वो v1 से ऑब्वियसली ज्यादा होगी, isn't it? मतलब कि यहाँ पे लिखा ही है मैंने ऑलरेडी, जो v2 की वैल्यू है वो v1 से बहुत ज्यादा आएगी. मतलब कि जैसे जैसे एरिया रिड्यूस होता है आपका यहाँ पे, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है, विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय मी in some previous sections. Okay, so ultimately nozzle is a kind of device which increase the kinetic energy by expanding the fluid. मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है फ्लूइड को एक्सपांड करके, और उसका जो प्रेशर जो है वो रिड्यूस करता है. मतलब आपको ऐसा कहीं भी सेक्शन मिले जहां पे आपका एरिया रिड्यूस हो रहा है, isn't it? तो एरिया रिड्यूस के एंड पे आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो उसके शुरुआत की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होगी. ओके फाइन. उससे उल्टा डिफ्यूजर में आपको दूसरी फिगर दिख रही होगी डिफ्यूजर की, जिसमें सेक्शन क्या है कि पहले सेक्शन में जो एरिया है वो कम है और दूसरे सेक्शन पे एरिया बहुत ज्यादा है, isn't it? तो इसमें नोजल से उल्टा होगा कि पहले जो वेलोसिटी आ रही है v1 वो ज्यादा होगी और v2 जो बाहर निकल रही है डिफ्यूजर से वो कम होगी. सो अल्टीमेटली v2 इज सो मच लेस देन v1. ओके, समझ में आ रहा है आपको? फाइन. तो डिफ्यूजर इज अ डिवाइस विच रिड्यूसेस द वेलोसिटी. अभी उसकी वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी तो उसका प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, isn't it? तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द प्रेशर एनर्जी बाय रिड्यूसिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? तो अभी उसका इक्वेशन देखते हैं कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे कोई हीट ऐड नहीं हो रही है या फिर कोई वर्क भी नहीं हो रहा है, isn't it? लेकिन आप ये केस में देखोगे तो क्या चेंज हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो चेंज क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, isn't it? ये सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी कम थी, ये सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका हीट जो है वो जीरो आएगा, isn't it? आपका जो वर्क है और ये जो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी है वो भी जीरो आएगा. आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो भी जीरो आएगा, कोई हाइट डिफरेंस नहीं है तो. लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फैक्टर के बारे में बात करें तो उसमें कुछ चेंजेस जो है वो आएगा. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहेगी हमारी, समझ रहे हो? और ये एंथैल्पी तो रहने ही वाली है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा कि हीट और वर्क जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो भी जीरो. ओके, तो अभी रह गया mh1 c1 स्क्वायर बाई 2, isn't it? ये जीरो, ये जीरो, ये रह गया हमारा, ये भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये W जीरो और डेल्टा ई जीरो, isn't it? तो अभी H1, ये M जो है वो सेम है, मैंने बोला ना SFE के लिए हमने अज्यूम किया था मास फ्लो रेट कांस्टेंट आता है, तो उसकी वजह से अभी मास कैंसिल हो जाएगा. अभी रहेगा क्या, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3. और उसी तरह राइट हैंड में H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3, isn't it? तो उसके हिसाब से अभी आगे बढ़ना है. चलो, तो ये जो 2 इंटू 10⁻3 है वो सिर्फ C1 के नीचे है, तो मैंने उसको क्या किया कि वॉल ऑफ द 2 इंटू 10⁻3 कर दिया, तो उसकी वजह से H1 के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, isn't it? तो अल्टीमेटली आपको H1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻3 मिलेगा. समझ रहे हो? उसी तरह देखो प्लस C1 तो होगा ही होगा, डिवाइडेड बाई ये जो पूरा 2 इंटू 10⁻3 है वो नीचे भी आएगा, isn't it? वो नीचे भी आएगा.
उसी तरह होगा राइट हैंड में। ओके, तो नीचे जो दोनों नहीं आ रही राइट सर, होगा, हाँ क्या, नहीं आ रही थी सबकी वॉइस मेरी आवाज सर, नहीं आ रही? बीच में नहीं आ रही थी सर। सबको नहीं आ रही है क्या? आवश्यक तो सर, अभी तो आ रही है सर, अभी तो आ आवश्यक रही है, बट वो अभी तुम्हारा आ रही सर, नेटवर्क, पहले नहीं आ रही थी आपकी आवाज। फाइन फाइन, तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। फाइन, चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो H1 वाला पोर्शन है पूरा, उसमें क्या होगा, मैंने क्या किया कि ये जो 2 × 10⁻³ है उसको मैंने H1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो डिवीजन में डिनोमिनेटर में वॉल ऑफ द 2 × 10⁻³ आएगा, isn't it? उसी तरह राइट हैंड में होगा H2 प्लस जो भी है आपका H2 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁻³ प्लस C2² डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ ओके, तो ये 2 × 10⁻³ और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, isn't it? फिर H2 वाला जो है उसको इस साइड ले आओ और C1 वाला जो है वो उसको इस साइड ले लो, तो अल्टीमेटली आपका ये बनेगा 2 × 10⁻³ H1 माइनस H2 और C2² माइनस C1², isn't it? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैथ्स में थोड़ा स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा आपको, वरना हमारा बहुत सारा टाइम इसमें ही चला जाएगा, isn't it? ओके, तो अभी नोजल के केस में क्या है, देखो यहाँ पे आपने नोट किया होगा, तो V2 जो है वो V1 से बहुत ज्यादा है, ये जो है वो जनरेट, तो कई बार साउंड वेलोसिटी को C बोलते हैं, तो उसकी वजह से वो लोगों ने वेलोसिटी को C के टर्म में किया है, जहाँ पे C2 इज सो मच ग्रेटर देन, वेरी हायर देन C1, ऐसा बोलते हैं इसको। दो ग्रेटर देन वाले सिंबल होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा है ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस C2 जो है वो C1 से बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ नोजल, isn't it? तो ये जो C1 है वो कैंसिल हो जाएगा, हम C1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सपोज C2 की वैल्यू 500 है और C1 की वैल्यू 0.01 है, तो मैं C1 को निग्लेक्ट कर सकता हूं कंपेयर टू C2, isn't it? तो उसी तरह वो लोगों ने C1 को निग्लेक्ट किया है यहाँ, तो अभी क्या रह जाएगा, C2² इज इक्वल टू दिस। ओके, तो स्क्वायर निकालना है तो मैं अंडर रूट कर दूंगा, जो यहाँ पे किया है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू H1 माइनस H2, और ये जो है अंडर रूट 2 × 10⁻³ उसकी वैल्यू आएगी, आप कैलसी में करोगे तो 44.7, isn't it? मतलब कि 2000 जो है उसका अंडर रूट आएगा 44.7, उससे आपको वैल्यू मिली C2 इज इक्वल टू 44.7 इंटू H1 अंडर रूट H1 माइनस H2। क्लियर यहाँ पे? डाउट हो तो मुझे स्टॉप करना, ओके फाइन। उसी तरह हमने डिफ्यूजर में देखा कि फाइनल सेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी आती है वो बहुत ही कम होती है, isn't it? यहाँ पे तो V2 जो होता है वो V1 से बहुत ज्यादा कम है, तो उसको उसी तरह से यहाँ पे लिखा है C1 इज सो मच ग्रेटर देन C2, वेलोसिटी एक की जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपको ऐसा लिखा था V2 इज सो मच लेस देन V1। ओके, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 इज सो मच ग्रेटर देन V2, एक ही मीनिंग हुआ उसका, और V की जगह पे हमने C लिख दिया, समझे? यहाँ पे एक चीज जो थी, ओके, तो उसके हिसाब से अगेन आप देखोगे, आप ध्यान से देखो कैसे मैं कर रहा हूं, यहाँ पे सेम चीज की है, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, वैल्यू किसकी बड़ी है, C1 की बड़ी है, तो कैंसिल क्या होगा C2, तो C2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, isn't it? लेकिन यहाँ पे रह गया मेरा माइनस C1, ये जो है वो पूरा इधर आ गया, और लेफ्ट साइड में जो था वो इक्वल के राइट साइड आ गया, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, isn't it? माइनस H1 माइनस H2, ओके, हेलो तो माइनस में अंदर सर, ले जाओ, हाँ बोलो। हेलो
સર बोलो આઈરો बोलो। તમે આજે કર્યું ને C2 કેન્સલ કર્યું ને हाँ, એની પછી પાછું સમજાવો ને સર यहाँ पे मैंने क्या किया, C2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि C1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये जो पूरा माइनस वाला है, माइनस के साथ मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, isn't it? और ये जो पूरा प्लस वाला है वो मैंने लेफ्ट राइट साइड ले लिया इक्वल के, isn't it? तो क्या बचा मेरा C1 स्क्वायर लेफ्ट साइड में, C1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 × 10⁻³ आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में H1 - H2, H1 - H2, लेकिन वो मैंने राइट साइड लिया तो माइनस आया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे ये माइनस को मैं अंदर डाल रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये H2 प्लस हो जाएगा, स्टैंडर्ड। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, H2 - H1 मिलेगा। तो ये मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, √H2 - H1, क्लियर। यहाँ पे भी जो H2 - H1 आ रहा है ना वो, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू H1 - H2 आ रही थी, देख रहे हो आप ध्यान से, कंपेयर करोगे तो। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। आई होप સર થઈ क्लियर हो गया होगा। ગયું એન્ડમાં આવી ગયું अनिकेत, शुभम, अभिषेक, आयुष। हेलो हाँ हाँ आयुष। सर आ समझने पड़े सर H2 - H1 કેવી રીતે જાય મેં આ સમજાવ્યું ને, જો આ માઇનસ હતું કે નહીં આપણું, બરોબર, હા તને આ સ્ટેપ સમજાયું, આ સ્ટેપ સમજાયું તને? કયું સર આ C1 વાળું ને હા, નીચે વાળું આયરું, આ જો બ્લુ ટિક દેખાય તને? આયરું, સમજાયું ને કે નહીં? સર મારા હમણાં નેટવર્ક કરવા બાજુ સર સંભળાતું જ નહીં હતું સમજાયું નહીં એકવાર ના સર ખાલી આ H2 - H1 કેવી રીતે એ નહીં સમજ પડી બાકી બધું સમજ પડી આ H1 માઇનસ, જો આમાં શું થાય છે, C2 સ્ક્વેર કેન્સલ થાય છે, બરોબર। હા હવે C2 સ્ક્વેર કેન્સલ થાય તો અહીંયા માઇનસ રહી, તો હા આ જે માઇનસ છે, બરોબર, આખું સ્ટેપનું જે છે એને આ બાજુ લઈ જાઉં, અને એ હું આ બાજુ લઈ જાઉં તો આને મારે આખું રાઈટ સાઈડ લાવવું પડે, અને જો આને રાઈટ સાઈડ લાવું તો આ પ્લસમાં છે અત્યારે, પણ રાઈટ સાઈડ લાવું તો આખું માઇનસમાં જાય, બરોબર। તો આ માઇનસમાં જાય રાઈટ સાઈડ, તો અહીંયા શું થાય, -H1 અને કૌંસમાં -H2, પણ એ માઇનસ ને પણ હું અંદર લઈ જાઉં પાછો, -H1 + H2 થઈ જાય, એટલે -H1 + H2 ને હું H2 - H1 લખી શકું ને, સમજાય છે? હા બરોબર, એટલા માટે એવું થયું। અહીંયા શું હતું આ કેસની અંદર, કે C1 સ્ક્વેર જ કેન્સલ થઈ જતું, તો માઇનસ નો પ્રોબ્લેમ આવતો જ નહીં હતો, અહીંયા પ્લસ જ હતો, બરોબર। તો આને આ બાજુ ને આને આ બાજુ લઈ જવાની જરૂર હતી જ નહીં, એટલા માટે જેમ હતું એમ જ રહ્યું, પણ અહીંયા શું થાય છે, તમે C2 ને કેન્સલ કરો છો, બરોબર, એટલા માટે તે માઇનસ જે છે ઊંધું કરી દેશે H1 અને H2, ક્લિયર? હા સર ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो। Now the limitation of first law of thermodynamics. Okay, भैया फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, isn't it? उसका विनाश नहीं होता और वो प्रोड्यूस कहीं से क्रिएट नहीं होती, ऐसा लिखा है। लेकिन ये जो लॉ है उसका भी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन की वजह से एक दूसरा लॉ आया जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, isn't it? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से, क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया? ओके, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये नहीं बताता कि जो आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, उसको कितनी क्वांटिटी में हुई। सपोज हमने जूल एक्सपेरिमेंट देखा था जिसके अंदर वर्क का हीट में ट्रांसफर हो रहा था, isn't it? तो क्या उसमें ऐसा बताया गया था कि इतना वर्क जो है वो इतना हीट में ट्रांसफर हुआ, या फिर मैं सीधा एग्जांपल बताऊं बहुत ही सिंपल, कि चाय की किटली थी उसमें से हीट बाहर निकल रही थी, तो ऐसा बता रहा था कि भाई इतनी हीट जो है वो बाहर निकल रही है और इतने वर्क में ट्रांसफर हो रही है, isn't it? ऐसी कोई भी एग्जांपल दिया था उसके बारे में सोचो,
उसमें कभी ऐसा नहीं बोला था मैंने कि इसमें इतना वर्क जो है वो इतना हीट में ट्रांसफर होता है या इतना हीट जो है वो इतना वर्क में ट्रांसफर होता है थ्रू आउट द स्टडी ऑफ दिस 2 चैप्टर्स पर्टिकुलरली, isn't it? So ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि वो ट्रांसफर क्वांटिटी नहीं बताता कि भाई कितना जो वर्क है वो हीट में या हीट जो है वो वर्क में ट्रांसफर हो, isn't it clear? फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट कि for given two forms of energy which form can be converted into another, कौन सा फॉर्म कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो भी नहीं बताएगा, मतलब कि उसका डायरेक्शन जो है एनर्जी कन्वर्जन का वो भी आपको ये लो नहीं बताता है, क्योंकि ये लो तो सिर्फ इतना बताता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, isn't it? लेकिन वो वर्क से हीट में कन्वर्ट होती है या हीट से वर्क में कन्वर्ट होती है वो तो नहीं बताता है आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके लिए आपको बुक में बहुत ही एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है बंदूक वाला, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि which type of situation is necessary for the energy conversion process। भी सपोज मैंने यहाँ पे चाय की कितली यहाँ पे रखी है, isn't it? तो फर्स्ट लो ये नहीं बताता है कि यहाँ पे हीट से वर्क में ट्रांसफर होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, होगा कि नहीं होगा, या फिर एटमोस्फियर से चाय की कितली में कुछ ऐड होगा कि नहीं होगा, isn't it? वो सिर्फ इतना बता रहा है कि एनर्जी कन्वर्जेशन हो रहा है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है और एनर्जी का नाश नहीं हो रहा है, isn't it? लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि इतनी, हाँ चलो इतनी पॉसिबिलिटी है कि इतनी हीट बाहर जाएगी या इतनी हीट बाहर नहीं जाएगी, isn't it? For that we have some different laws, which is called as the second law of thermodynamics, or some different concept in form of the heat and work, which says that the flow of the fluid is going to be transferred from the higher temperature to the lower temperature, isn't it? But it doesn't specifically says that it transfer from this temperature to this temperature, isn't it? And for that there is some different concept which is called as the equilibrium, thermal equilibrium, okay, which says that the until the two body which is not going to be in phase of the equilibrium state, or the temperature of that two specific body is going to be in a state of equilibrium, it is not a thermodynamic equilibrium, isn't it? So ये possibility नहीं बताता है ये ultimately. So these are some three main limitations of first law of thermodynamics, जो आपके theoretical aspect से बहुत ही important है, okay? तो एक एग्जांपल दिया है आपको गोली का कि भाई आप बुलेट है उसमें से गोली फायर कर रहे हो इसे टारगेट प्लेट के ऊपर, isn't it? तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि क्या होगा कि जैसे आप गोली चलाते हो बंदूक की गोली बाहर निकलती है टारगेट की तरफ बढ़ती है, तो वो गोली में क्या आएगा, कुछ गति ऊर्जा आएगी, isn't it? और वो टारगेट प्लेट पे स्ट्राइक हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसकी जो गति है वो जीरो हो जाएगी, isn't it? और एक और चीज होगी कि आजू बाजू आपको थोड़ी हीट मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली क्योंकि वो स्ट्राइक करती है तो बॉडी में थोड़ी टारगेट प्लेट पे थोड़ी हीट तो जनरेट होने ही वाली है, ये बहुत ही हायर एनर्जी से वो इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि वो कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, देखो कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वो नहीं बताएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? टारगेट प्लेट पे यहाँ पे जो स्ट्राइक हुई आपकी गोली, वो ये नहीं बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी से, जो काइनेटिक एनर्जी है बंदूक की गोली की, उसमें से आपको कितनी हीट मिली, हीट एनर्जी मिली, isn't it? तो मतलब कि वो क्वांटिटी नहीं बता रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन आ गया, क्लियर? अभी आपको वो ये भी नहीं बता रही है कि क्या वो डायरेक्शन अल्टी हो सकती है, मतलब कि मैंने बंदूक की गोली चलाई तो काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, अभी क्या वो हीट एनर्जी अगेन टारगेट प्लेट से कलेक्ट करके मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या वो फर्स्ट लॉ बताता है? बेसिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, इवन नेचर में भी वो पॉसिबल नहीं है, ओके, कि भाई आपका हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बंदूक की गोली की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली,
वैसे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट से हम टरबाइन घुमा के काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। लेकिन क्या वो टरबाइन को फिर से घुमा के हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने बंदूक की गोली का एग्जांपल लिया है कि वो बंदूक की गोली काइनेटिक एनर्जी से हीट में तो प्रोड्यूस कर रही है, वो हमको दिख रहा है, चलो। लेकिन क्या वो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है कि वो हीट से अगेन काइनेटिक एनर्जी में होगी? वो नेचर में नहीं होता है, और फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बताता है। सो इट इज अ सेकंड स्टेप कि डायरेक्शन जो है एनर्जी कन्वर्जन का, वो फर्स्ट लॉ स्पेसिफाई करने में सक्सेस नहीं है। क्लियर? और थर्ड बात ये है कि why it is not possible to send back the bullet into the gun, मतलब कि वो जो गन मैंने टारगेट प्लेट पे डाली उसको फिर से क्या हम वही गन में डाल सकते हैं, वही बुलेट को? तो वो भी वो नहीं बताता है, isn't it? मतलब कि वो फिर से पॉसिबिलिटी क्या होगी बुलेट को फिर से गन में डालने की, वो पॉसिबिलिटी भी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। मैंने आपको बोला ना कि चाय की किटली है, उसमें से कितनी हीट जा रही है, और वो उसका रिवर्स प्रोसीजर सपोज मैं करूं कि वो हीट फिर से मैं अंदर डालूं, तो क्या वो रिवर्स प्रोसीजर हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन? वो पॉसिबिलिटी आपको नहीं पता है थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो here we have some Carnot and some scientists has been there who have developed the second law of thermodynamics, okay, which is particularly based on the heat engines, which particularly shows that this kind of energy is going to be converted, and that much of energy is converted, which shows the possibility and particular directions of the energy conversation, isn't it? जो आपको बताएगी कि ये एनर्जी कन्वर्जेशन इतना हो रहा है, ओके। तो समझ में आया? ये हो गया लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं समझ में आया हो तो बताओ सर आ गया। जो ओके गुड। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, isn't it? आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो रहा है थियोरेटिकल एस्पेक्ट से, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ देखना है हमें, वो देखने के बाद सेकंड चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा, ओके। चलो, कुछ डाउट हो तो बताओ, वरना मैं 30 सेकंड्स में एंड कर। इंग्लिश में ज्यादा बोल दिया नहीं आज? इंग्लिश में ज्यादा बोल दिया कि चलेगा? हाँ, चलेगा। आयुष परमार, अनिकेत पटेल, आयुष, शुभम पोद्दार, सर प्रॉब्लम नहीं है ना? ना सर। सर नहीं है प्रॉब्लम। समझ में आना चाहिए, यस सर। ओके। चलो चलो मिलते हैं।